इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आज हम देखेंगे भाग 3 जो साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव से संबंधित है। इसमें देखेंगे अध्याय 7 जो सबूत के भार के विषय में है और संबंधित धाराएं जो हैं वो 1 से लेके 114 ए तक हैं। तो देखते हैं संवैधानिक उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम अध्याय 7 सबूत के भार के विषय में। धारा 101 सबूत का भार। तो जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसी किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। तो जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। दृष्टांत देखिए कि क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है, तो क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है। क न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्रख्यान है और ख प्रत्याख्यान करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है, तो क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। अगली धारा है धारा 102 जो सबूत का भार किस पर होगा इस बारे में उपबंध करती है। तो किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए। दृष्टांत देखते हैं कि ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके बारे में क प्रख्यान करता है कि वह ख के पिता ग को विल द्वारा क के लिए ली गई थी। यदि किसी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा तो ख इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे, तो अतः सबूत का भार क पर है। अगला उदाहरण देखें कि ख पर एक बंध पत्र मध्य शोध धन के लिए क वाद लाता है। उस बंध पत्र का निष्पादन स्वीकृत है किंतु ख कहता है कि वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया था, जिस बात का क प्रत्याख्यान करता है। तो यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो क सफल होगा क्योंकि बंध पत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट साबित नहीं किया गया है, अतः सबूत का भार ख पर है। अगली धारा देखते हैं धारा 103 विशिष्ट तथ्यों के बारे में सबूत का भार। तो किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह कहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। दृष्टांत देखिए ख को क चोरी के लिए अभियोजन करता है और न्यायालय में कहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की है, तो क को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। ख न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत प्रश्न पर वह अन्यत्र था, तो उसे यह साबित करनी होगी। धारा 104 देखते हैं कि साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। तो ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। दृष्टांत देखिए कि ख द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को क साबित करना चाहता है, तो क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी। क किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर वस्तु को द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है, तो क को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गई है। धारा 105 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। तो जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामलों को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतुक के अंतर्गत देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। दृष्टांत हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति नहीं जानता था, तो सबूत का भार क पर है। ख उदाहरण ख
हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। तो यहाँ पे सबूत का भार क पर है। अगला उदाहरण देखिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 325 उपबंधित करती है कि जो कोई उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है स्वेच्छया घोर उपहति करेगा, वह अमुक दंडों से दंडनीय होगा। तो क पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने का धारा 325 के अधीन आरोप है। तो इस मामले को धारा 335 के अधीन लाने वाली परिस्थितियों को साबित करने का भार जो है वो क पर है। धारा 106 देखें कि विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। तो जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। दृष्टांत देखिए कि जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है। ख पर रेल के बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, तो यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर ही है। धारा 107 देखिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। तो जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। धारा 108 देखिए, जब साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है, परंतु जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। धारा 109 भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी, अभिधारी या मालिक और अभिकर्ता और यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते हैं, तब यह साबित करने का भार कि क्रमशः इन संबंधों में परस्पर अवस्थित नहीं है या अवस्थित होने से परिविरत हो चुके हैं, उस व्यक्ति पर होगा जो उसे प्रतिज्ञात करता है। धारा 110 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। धारा 111 उन समव्यवहारों में सद्भाव को साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है, जहां की उन पक्षकारों के बीच समव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है, जिसमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस समव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। दृष्टांत देखें कि कक्षीकार द्वारा अटॉर्नी के पक्ष में लिए गए विक्रय का सद्भाव कक्षीकार द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। समव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार अटॉर्नी पर है। पुत्र द्वारा जो कि हाल ही में प्राप्त व्यय हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है, तो समव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है। धारा 111A कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। तो पहला उपधारा 1 देखिए कि जहां कोई व्यक्ति उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के ऐसे किसी क्षेत्र में जिसे उपद्रव में दबाने के लिए और लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अधिनियमित के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, या ख ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें 1 मास से अधिक की अवधि के लिए लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है, किए जाने का अभियुक्त है और यह दर्शित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था जब ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया था, ऐसे सदस्यों पर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने के लिए, उनका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उस स्थान में आयुधों या विस्फोटक का प्रयोग किया गया था, वहां जब तक तत्प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता, यह अवधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। उपधारा 2 उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराधों में निम्नलिखित हैं, अर्थात पहला, भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 121A, 122, 123 के अधीन कोई अपराध।
और ख आपराधिक षड्यंत्र या भारतीय दंड संहिता की धारा 122 या 123 के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण। धारा 112 विवाहित स्थिति के दौरान में जन्मा होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह दर्शित न कर दिया जा सके कि विवाह के पक्षकारों के परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी कि वह उसका गर्भाधान किया जा सकता था। धारा 113 राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत। तो शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य, राजा या शासक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भाग 3 के प्रारंभ से पूर्व अध्यर्पित किया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसे राज्य क्षेत्र में ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान्य अध्यर्पण हुआ। धारा 113 ए किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। तो जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदारों द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी, और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदारों ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदारों द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में है। धारा 113 बी दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में है। धारा 114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। तो न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए संभाव्य समझता है। दृष्टांत देखिए कि न्यायालय अवधारित कर सकेगा कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। ख कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि वह तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती। ग कि कोई प्रतिगृहित या पृष्ठांकित विनिमय पत्र समुचित प्रतिफल के लिए प्रतिगृहित या पृष्ठांकित किया गया था। घ किसी की ऐसी कोई चीज या चीजों की दशा अब भी अस्तित्व में है जिसका उतनी कालावधि से जितनी में ऐसी चीजें या चीजों की दशाएं प्रायः अस्तित्व शून्य हो जाती हैं, लघुतर कालावधि में अस्तित्व में होना दर्शित किया गया है। अंग कि न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किए गए थे, कि विशिष्ट मामलों में कारोबार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया गया था। छ कि यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता है और पेश नहीं किया गया है पेश किया जाता तो उस व्यक्ति के अनुकूल होता जो उसका विधारण किए हुए है। ज कि यदि कोई मनुष्य ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, तो उत्तर यदि वह दिया जाता उसके अनुकूल होता। झ कि जब किसी बाध्यता का सृजन करने वाले दस्तावेज बाध्यकारिता के हाथ में है, तब उस बाध्यता का उन्मोचन हो चुका है। किंतु न्यायालय यह विचार करने में कि ऐसे सूत्र उसके समक्ष के विशिष्ट मामलों को लागू होते हैं या नहीं, निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों का भी ध्यान रखेगा। दृष्टांत क देखें के बारे में, किसी दुकानदार के पास उसके गले में कोई चिन्हित रुपया उसके चुराए जाने के शीघ्र पश्चात है और वह उसके कब्जे का कारण विधि निर्दिष्टतः नहीं बता सकता, किंतु अपने कारोबार के अनुक्रम में वह रुपया लगातार प्राप्त कर रहा है। दृष्टांत ख के बारे में, एक अत्यंत ऊंचे शील का व्यक्ति क किसी मशीनरी को ठीक
ठीक लगाने में किसी उपेक्षापूर्वक कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए विचारित है, वैसा ही अच्छेशील का व्यक्ति ख जिसने मशीनरी लगाने से उस काम में भाग लिया था, ब्यौरेवार वर्णन करता है कि क्या-क्या किया गया था, और क की और स्वयं अपनी असावधानी स्वीकृत और स्पष्ट करता है। दृष्टांत ख के बारे में, कोई अपराध कोई व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अपराधियों में से 3 क, ख, ग घटना स्थल पर पकड़े जाते हैं और एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं। अपराध का विवरण उनमें से हर एक ऐसा देता है जो घ को आलिप्त करता है, और ये विवरण एक दूसरे को किसी ऐसी रीति में संपुष्ट करते हैं जिससे उनमें यह अति अनधिसंभाव्य हो जाता है कि उन्होंने इसके पूर्व मिलकर कोई योजना बनाई थी। दृष्टांत ग के बारे में, किसी विनिमय पत्र का लेखीवाल क व्यापारी था। प्रतिग्रहिता ख पूर्णतः क के असर के अधीन एक युवक और नासमझ व्यक्ति था। दृष्टांत घ के बारे में यह साबित किया गया है कि कोई नदी अमुक मार्ग में 5 वर्ष पूर्व बहती थी, किंतु यह ज्ञात है कि उस समय से ऐसी बाढ़ें आई जो उसके मार्ग को परिवर्तित कर सकती हैं। दृष्टांत अंग के बारे में, कोई न्यायिक कार्य जिसकी नियमितता प्रश्नगत है, असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। दृष्टांत च के बारे में, कि प्रश्न यह है कि क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ था, उसका डाक में डाला जाना दर्शित किया गया है, किंतु डाक के सामान्य अनुक्रम में उपद्रवों के कारण विघ्न पड़ा था। दृष्टांत 6 के बारे में, कोई मनुष्य किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार करता है जिसका असर किसी अल्प महत्व की ऐसी संविदा पर पड़ता है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध वाद लाया गया है, किंतु जो उसके कुटुंब की भावनाओं और ख्याति को भी क्षति पहुंचा सकती है। दृष्टांत ज के बारे में, कोई मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, किंतु उसका उत्तर उसे उस विषय से संसक्त विषयों में हानि पहुंचा सकता है जिसके संबंध में वह पूछा गया है। दृष्टांत ज के बारे में, कोई बंध पत्र बाध्यताधारी के कब्जे में है, किंतु मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो सकता है कि उसने उसे चुराया हो। धारा 114 ए, बलात्संग के कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा 2 के खंड क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है, और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था, और ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। स्पष्टीकरण, इस धारा में मैथुन से भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के खंड क से खंड घ में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा। धन्यवाद।